हेलो बच्चों। तो बच्चों आखिरी क्लास में हमने हमारा जो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू किया था उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने जो गैल्वेनिक सेल है उसके बारे में कुछ बातें की थी, उसकी स्ट्रक्चर देखी थी और कैसे उसका सेटअप होता है, कौन कौन सी रिएक्शन कौन कौन सी इलेक्ट्रोड पे होती है, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं, गैल्वेनिक सेल को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल जो होता है हमारा उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमारी जो आज की हेडिंग होगी वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये IUPAC ने हमें IUPAC ने डिसाइड की है कि कोई भी जो गैल्वेनिक सेल होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं मेटल, वो मेटल जिसका हमने इलेक्ट्रोड बनाया है। फिर हम एक स्लैश लगाते हैं और फिर हम लिखते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट जिसमें इस मेटल को हमने डिप किया है। जैसे कि हमने गैल्वेनिक सेल की बात करें तो हमने क्या किया था, जिंक का इलेक्ट्रोड लिया था और ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट में इसको क्या किया था, डिप किया था। ऐसे ही तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले मेटल लिखा, फिर मेटल का इलेक्ट्रोलाइट, और मेटल के इलेक्ट्रोलाइट में मेटल आयन मिलता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेटल आयन। जैसे कि बात करें हम, जिंक इलेक्ट्रोड था और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था, ZnSO4। ZnSO4 में जिंक कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में है, ये एक जिंक Zn+2 आयन की फॉर्म में है यहाँ पे, तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर देखो डबल स्लैश लगाएंगे, फिर अच्छा यहाँ पे हम लिखेंगे C1, इसकी कंसंट्रेशन, जो मेटल आयन हमने लिया है, जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है ZnSO4, इसकी कंसंट्रेशन क्या है। जैसे कि अगर हम डैनियल सेल की बात करें तो इसमें कितनी थी, 1 m। उसके बाद जो है हम करेंगे मेटल आयन, दोबारा मेटल आयन लिखेंगे और यहाँ पे इस मेटल आयन की कंसंट्रेशन लिखेंगे C2, लेट अस से इट इज C2 एंड देन मेटल। ये है हमारा गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, ये है हमारा गैल्वेनिक सेल। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हमने रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले तो ये जो डबल स्लैश है इसको हम कहते हैं साल्ट ब्रिज, लगाया था ना हमने साल्ट ब्रिज डैनियल सेल में। तो ये है, ये जो डबल स्लैश है ये रिप्रेजेंट करता है साल्ट ब्रिज को। अब साल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट हैंड साइड में है, साल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये है एनोड। क्या है बच्चों, एनोड। और जो राइट हैंड साइड में है वो है कैथोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम हमेशा लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और साल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में कौन आएगा, एनोड, और राइट हैंड साइड में कौन आएगा, कैथोड। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि हम कैसे लिखेंगे। लेट अस से हमने जो डैनियल सेल ही लिया था उसी को लिखते हैं, उसी की रिएक्शन लिखते हैं। क्या था उसमें, Zn एंड Cu+2 फॉर्म में था CuSO4 में, इट गिव Zn+2 + Cu। ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन थी जो डैनियल सेल में हो रही थी। ठीक है, अब देखो इसी में देखो कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको हाफ रिएक्शन में लिखते हैं कि देखो जिंक जो है, यहाँ पे देखो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे कितने आ गए, +2 में। तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया भाई, प्लस चार्ज का बढ़ना, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक किस में चला गया, Zn+2, और कैसे गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लॉस किया 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये तो क्या होगी हमारी ऑक्सीडेशन। और हमेशा याद रखना हमें, ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है, एनोड पे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है और एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, हमने याद किया था। अब देखो ऐसे ही कॉपर +2, देखो यहाँ पे +2 में था, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए एंड कन्वर्ट इनटू Cu। सो हाउ कैन वी राइट, वी कैन राइट लाइक
Cu+2 gain 2 electron and convert into copper. This is what? This is our reduction half reaction. ठीक है. And if we add both of these, then these electrons get cancelled and we get overall this reaction. ठीक है. Then अब हम इसको देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. हाउ वी रिप्रेजेंट दिस इन दिस फॉर्म. तो देखो यहाँ पे लिखते हैं हम. सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एनोड के बारे में. एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ये रही हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. क्या है? जिंक. मेटल किसका लिया हमने? जिंक का. फिर मेटल आयन लिखना है. मेटल आयन कौन सा है हमारा? Zn+2. तो कैसे लिखेंगे? देखो Zn फिर स्लैश Zn+2. Zn+2 की कंसंट्रेशन वहाँ पे हमने 1 m ली थी, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 m. ठीक है. डबल स्लैश लगाया. ये डबल स्लैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साल्ट ब्रिज को. इसके बाद हमने क्या लिखना है? कैथोड. कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन. देन वी राइट रिडक्शन हाफ रिएक्शन. एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन फर्स्ट वी हैव टू राइट मेटल आयन. तो मेटल आयन क्या है? Copper+2. तो ये लिखा हमने Copper+2 और इसकी कंसंट्रेशन भी 1 m ली थी हमने. एंड फिर स्लैश और फिर क्या लिखेंगे? कॉपर. तो ये हमारा क्या हो गया? IUPAC रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारे डैनियल सेल का. ठीक है बच्चों. तो इस तरीके से हम IUPAC रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमारे किसी भी डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का. ठीक है. तो चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं. इसका एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. लेते हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं. कॉपर और सिल्वर की बात करते हैं. Cu+2Ag+ gives Copper+2 and Ag. ठीक है बच्चों. तो पहले हमें क्या करते हैं? हम इनकी हाफ जो इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हो रही हैं वो लिख लेते हैं. वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. देखो यहाँ पे क्या है? Cu कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +2 में है. तो क्या हो गया? कॉपर 0 से +2 में चला गया. मतलब ये मेटल का आयन ऑक्सीडेशन हो गया. तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं Cu+2. लेट अस से इट्स कंसंट्रेशन इज C1. ओके. नाउ साल्ट ब्रिज. अब यहाँ पे देखो Ag+ और किस में चला गया? Ag मतलब रिड्यूस हो गया. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Ag+. अब यहाँ पे ध्यान रखना, हमें 2Ag+ नहीं लिखना, सिर्फ Ag+ लिखना है. 2 तो सिर्फ हमने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखा है. ठीक है. तो Ag+, लेट अस से इट्स कंसंट्रेशन इज C2 एंड किस में कन्वर्ट हो गया? Ag में. तो यहाँ से हम रिएक्शन को देख के डायरेक्ट उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. और अदरवाइज आप अगर इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोड पे होने वाली रिएक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं. यहाँ पे देखो कॉपर 0 से किस में चला गया? Cu+2 में. क्या किया इसने? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया. तो क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ये क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ऐसे ही यहाँ पे देखो सिल्वर Ag+. क्या किया इसने? इलेक्ट्रॉन गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया? Ag में. मतलब क्या हो गया? इसका रिडक्शन. अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है. अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो Ag को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं. And 2 electron get cancelled and we get overall this reaction. So how we can represent this reaction? Can be represented in IUPAC notation like that. Okay. चलिए लिख सकते हैं आप इसको. इसके बाद हम देखते हैं, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपको कोई रिएक्शन दे दे उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. देखो एक रिएक्शन लिखते हैं हम. कोई भी मेटल की रिएक्शन करवाते हैं. चलो देखो लेट अस से हमने मैग्नीशियम लिया. इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम HCl, मतलब कि HCl एक्वस. किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बताओ बच्चों क्या बनेगा? MgCl2 मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है.
या सुनो, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवोल्व हो जाएगी। किसी भी मेटल की अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन को हम IUPAC नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ये वाला नोटेशन किसका होता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का, और ये होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन का। तो पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा तो किसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 0, और लेकिन यहाँ पे कितनी आ गई, कैसे निकालेंगे, देखो मैग्नीशियम की हमें निकालनी है तो लेट इट इज़ X प्लस 1 Cl की होती है -1, तो 2 क्लोरीन यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो कितनी हो जाएगी 2 इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चार्ज है नहीं इस साल्ट पे, तो कितना हो जाएगा X - 2 इक्वल टू 0 और X इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी आ गई, +2। +2 आने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इट लूज 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर 0 से +2 में चला गया इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। तो हमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन तो मिल गई, मतलब एनोड तो मिल गया। मैग्नीशियम किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, एनोड की तरह। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन की देखो इधर भी -1 है, इधर भी -1 है, इसका मतलब क्लोरीन का ना तो ऑक्सीडेशन हुआ ना ही रिडक्शन हुआ। बट अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो देखो हाइड्रोजन की यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे कितनी है 0। तो देखो +1 से 0 में मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, और अगर इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं हम, रिडक्शन कहते हैं, या सुनो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का क्या हो गया रिडक्शन, मतलब हमें हमारा एनोड और कैथोड मिल गया है। चलो हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। मैग्नीशियम का क्या हुआ है, देखो मैग्नीशियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या किया इसने, Mg+2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो H+ की फॉर्म में है, यहाँ पे H+ की फॉर्म में देखो Cl का हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि Cl का तो ना तो ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन लिखे जाते हैं, एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक तरफ रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H+ का क्या हुआ, यहाँ पे H+ था, इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन में। लेकिन देखो यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तो हमें इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और क्या बन जाएगा, H2 गैस हमारे पास बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, अच्छा ये क्या कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये कौन सी हो गई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन होगी। अब इसको देखो रिप्रेजेंट करो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मेटल एनोड वाली साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होता है, तो एनोड कौन सा कौन बिहेव कर रहा है, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है वही एनोड होता है। तो सबसे पहले लिखो मेटल मैग्नीशियम, फिर स्लैश मेटल आयन कौन है, Mg+2, इसकी कंसंट्रेशन हमने मान ली C1 है। फिर हमने क्या लगाया, डबल स्लैश लगाया, डबल स्लैश का मतलब क्या हुआ, साल्ट ब्रिज है। फिर देखो यहाँ पे क्या लगाया, हाइड्रोजन आयन है। अब देखो 2 हमें लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे H+। अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, देखो ये हाइड्रोजन क्या होती है, एक गैस होती है। अब यहाँ पे कोई सॉलिड मेटल का इलेक्ट्रोड नहीं है, तो क्या करेंगे हम H+ और यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे, देखो इसकी पहले तो कंसंट्रेशन लिख देते हैं C2, फिर एक कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे H2 लिख देंगे, यहाँ पे स्लैश नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। अब एक स्लैश लगा के यहाँ पे अपनी तरफ से एक इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम ऐड कर देते हैं। कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड आप ऐड कर सकते हो, जनरली हम क्या करते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन हो गया ये इस सेल का, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया होगा नोट। चलो एक रिएक्शन और देखते हैं, कर लिया नोट। चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं। इस बार क्या करते हैं हम, मैं आपको एक सेल देता हूँ, एक सेल का रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। एक सेल का रिप्रेजेंटेशन देता हूँ मैं आपको, और उसकी आपको एनोड और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन लिखनी है, ठीक है बच्चों। चलो देता हूँ मैं सेल आपको। चलो
एक निकल का इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। निकल +2 किसके साथ ऐड करें इसको, चलो सिल्वर के साथ ऐड कर देते हैं। साल्ट ब्रिज, इसकी कंसंट्रेशन 1 m दे रखी है आपको। साल्ट ब्रिज के साथ ऐड कर देते हैं Ag+ एंड Ag, इसकी कंसंट्रेशन C2 है। ये एक आपको सेल नोटेशन दिया है, इसका आपको IUPAC से रिप्रेजेंटेशन करना है। कैसे करोगे, करो कोशिश करो। चलो अब देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। एनोड पे लेफ्ट हैंड साइड वाली कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड वाली होती है। तो देखो एनोड पे क्या हुआ, निकल ने क्या किया, निकल +2 में कन्वर्ट हो गया। देखो निकल से निकल +2 में कन्वर्ट हो गया। तो कैसे कन्वर्ट होगा, आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो क्या हो गई हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऐसे ही अब देखो कैथोड पे, देखो कैथोड पे क्या हो रहा है कि Ag+ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, Ag में। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल और ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं एक कौन सी होगी हमारी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई। तो ये क्या हो गया, निकल +2Ag गिव्स निकल +2 एंड 2Ag। तो ये हमारी क्या हो गई, ओवरऑल रिएक्शन हो गई है। ये रिएक्शन जो हमने ये नोटेशन दिया था, ये IUPAC रिप्रेजेंटेशन था, उस पर हमने बता दिया कि कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है और कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैलेनिक सेल। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो ले लिया होगा, चलो आगे चलते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, हेडिंग है, वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो बच्चों, ये जो है इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हमें बहुत डिटेल में समझना है। यहाँ से हमारे जो एग्ज़ाम में है न्यूमेरिकल आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और ये कैसे जनरेट होता है। तो इसके पीछे की जो मैकेनिज़्म है कि कैसे ये जनरेट होता है उसको हम सीखते हैं। चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या लिया, एक इलेक्ट्रोड लिया। क्या लिया है, एक इलेक्ट्रोड लिया किसी मेटल, ये मेटल M है, इसका M मेटल का मैंने क्या लिया है, एक इलेक्ट्रोड लिया है। इस इलेक्ट्रोड को मैं एक सॉल्यूशन में, इस इलेक्ट्रोड को मैं एक सॉल्यूशन में डिप करता हूँ और ये सॉल्यूशन क्या है, इसी मेटल के कोई आयन का सॉल्यूशन है। जैसे कि हमने लिया था जिंक और उसी का क्या लिया था हमने, ZnSO4 में इसको क्या किया था, डिप किया था। जैसे हमने डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, हमने ये तो किया था कि जिंक का इलेक्ट्रोड लिया था और इसी जिंक के साल्ट के सॉल्यूशन में ही हमने इसको क्या किया था, डिप किया था। यहाँ पे जिंक क्या था, Zn+2 की फॉर्म में था, ये सुनो। तो ऐसे ही हमने कोई मेटल M लिया है और इसमें किस में डिप कर दिया इसको, इसी के कोई आयन है M+N, इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं हम इसको। इससे क्या पता चल रहा है, हमें पता नहीं ना मेटल कौन सी है। तो मान लिया कि इसने N इलेक्ट्रॉन लॉस करने की इसकी टेंडेंसी होती है। मेटल की तो टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की होती है। तो ये हमारा एक सेटअप बनाया हमने, एक इलेक्ट्रोलाइट में। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किसी है, क्या है, इसी मेटल के आयन का इलेक्ट्रोलाइट है।
ये हमारा सेटअप है। अब देखो बच्चों, क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, उसको देखते हैं हम कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। फर्स्ट जो केस है, देखो वर्बली समझाता हूँ तुम लोग को। क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये जो मेटल आयन है ये इससे टकराएगा, ऑब्वियस सॉल्यूशन में है, ऑब्वियसली इस मेटल से टकराएगा। अगर ये कोलाइड करके ना तो इससे इलेक्ट्रॉन ले ना इलेक्ट्रॉन दे और ऐसे कैसे डिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब इससे कोलाइड करे और डिफ्लेक्ट हो जाए, कोलाइड करे डिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब कोई इसमें चेंज ना आए, मेटल मेटल रहे और मेटल प्लस जो इसका आयन है वो आयन रहे, कोई इनमें चेंज ना आए, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी रिएक्शन ना हो। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, देखो हो सकता है कि ये जो मेटल M थी ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन जो ये मेटल M है ये यहाँ से इस सॉल्यूशन में चली जाए, किसकी फॉर्म में, M+N की फॉर्म में चली जाए और क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। भाई हो सकता है ना कि ये मेटल क्या करे, यहाँ से इस सॉल्यूशन में चली जाए, सॉल्यूशन में क्या है M+N है, क्या करके N इलेक्ट्रॉन लूज करके, हो सकता है। सेकेंड फिनोमिना हो गया। हो सकता है थर्ड फिनोमिना ये भी तो हो सकता है ना कि ये जो मेटल आयन इसमें प्रेजेंट हैं इस सॉल्यूशन में, ये इस मेटल पे डिपॉजिट होने लग जाएं, इस मेटल पे ही डिपॉजिट होने लग जाएं। भाई ऐसे ही तो हुआ था ना, देखो हमने जब डैनियल शेल पढ़ा था क्या था, जिंक जो था वो किस में जा रहा था, इस इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में जा रहा था Zn+2 की फॉर्म में। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि ये मेटल हो सकता है मेटल प्लस की फॉर्म में इसमें चली जाए, और दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा था, देखो कॉपर+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन से किस पे डिपॉजिट हो रहा था, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा था। तो क्या हो गया, Cu+2 क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। तो ऐसे ही ये मेटल आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर, किस में कन्वर्ट हो सकता है, इस मेटल में कन्वर्ट होकर इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो सकता है, डिपॉजिट हो सकता है। तो ये 3 तरह के जो फिनोमिना है हमारे पास वो हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 तरह के फिनोमेना यहाँ पे पॉसिबल हैं। एक तो मेटल, ना तो ये मेटल इन दोनों मेटल आयन के बीच में कोई इंटरेक्शन ही ना हो। दूसरा हो सकता है कि इन दोनों में इंटरेक्शन हो। अब देखो ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो आप मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल+N, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो दूसरे केस में क्या हो सकता है कि मेटल जो +N ये वाला जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन गेन करे और किस में चला जाए, इस मेटल पे डिपॉजिट हो जाए। तो क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, और इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, मेटल में। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, रिडक्शन। तो देखो हो सकता है, सीधे सीधे शब्दों में समझो, हो सकता है कि ये मेटल ना तो ऑक्सीडाइज हो ना रिड्यूस हो सकता है कि ये मेटल ऑक्सीडाइज हो जाए, और हो सकता है कि ये मेटल रिड्यूस हो जाए। तो 3 तरह के केस पॉसिबल हैं। अब देखते हैं कि ये 3 तरह के केस, चलो लिखते हैं इस बात को। तो हेडिंग लगाओ आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लगाओ हेडिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लिखो इसमें when a metal rod M placed in solution of its ion, देखो ये सॉल्यूशन है, इसी में इसी का तो आयन प्रेजेंट है, सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, when a metal M placed in solution of its ion, और आयन कौन सा है, M+N लिख लो, of its ion M+N, then the following 3 phenomena are possible, then the following 3 phenomena are possible, then following 3 phenomena are possible, then following 3 phenomena are possible। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो। देखो क्या लिख रहे हैं फर्स्ट में हम, ये हमारा इलेक्ट्रोड हुआ, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हुआ, कंपार्टमेंट हुआ, कंटेनर हुआ, और इसमें क्या हमने क्या डिप कर रखा है, ये हमारा मेटल। ये देखो मेटल की क्या हो गई,
इलेक्ट्रोड हो गया और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, M+N। ये इससे टकराएंगे, देखो ये M+N इससे टकराएंगे और ये क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मतलब इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो लिखेंगे, ये लिखा, डायग्राम बना लो, डायग्राम बना के लिखो M+N आयन में कोलाइड, क्या करेगा ये, इसे कोलाइड कर सकता है भाई, में है, पॉसिबिलिटी है, कोलाइड कर सकता है। M+N में कोलाइड विद मेटल रोड, M+N कोलाइड विद मेटल रोड एंड डिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज। भाई क्या हो गया, डिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज, कोई चेंज इसमें नहीं आया, ना इसका ऑक्सीडेशन हुआ ना इसका रिडक्शन हुआ, डिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज। ठीक है, डिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज। ये डायग्राम हमने बना लिया। ठीक, अब देखो सेकंड पॉसिबिलिटी, देखो सेकंड, ये केस बढ़िया ज़बरदस्त केस देखो। अब दूसरा, सेकंड केस देखना, ये हमारी मेटल है और इसमें क्या हो गया, M+N आयन जो है इस सॉल्यूशन में डिप्ट हैं, भरे हुए हैं, ये मेटल और इसमें डिप्ट है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो बच्चों, हो सकता है ये मेटल जो है इस सॉल्यूशन में आ जाए, किसकी फॉर्म में, M+N, मतलब पिघलने लग जाए इस सॉल्यूशन में आके, तो M+N की फॉर्म में ये यहाँ पे आने लग जाएगी। तो देखो क्या होगा कि ये मेटल आयन हो क्या रहा है, देखना बच्चों, ये मेटल आयन किस में कन्वर्ट हो रही है, मेटल आयन में कन्वर्ट होके, ये जो मेटल है, मेटल इलेक्ट्रोड है, ये मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, क्या करके, इलेक्ट्रॉन लॉस करके, यस और नो, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ पे इस मेटल, देखो भाई आयन तो इसमें चले गए, सॉल्यूशन में चले गए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो गए, इस मेटल पे ही डिपॉजिट हो गए, यस और नो। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे जो आयन पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया इस मेटल का, और इस ऑक्सीडेशन की वजह से देखना बच्चों क्या हुआ है, कितना ज़बरदस्त फिनोमेना यहाँ पे हुआ है। दूसरा एक डायग्राम बनाते हैं, जो दोनों आपको बनाने हैं, पहले समझो इसको फिर बनाते हैं डायग्राम। देखो ये इसी ऑक्सीडेशन के कारण हुआ क्या है कि ये जो मेटल रोड थी हमारी, जो मेटल की जो रोड थी, उस पर देखो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो गए हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो गई, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात। इस नेगेटिव चार्ज, ये जो रोड है इसने कैसा चार्ज एक्वायर किया, नेगेटिव चार्ज। सॉल्यूशन कैसा हो गया, अब पॉजिटिव चार्ज हो गया, देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज आयन सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव और सॉल्यूशन पॉजिटिव, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो ये नेगेटिव, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अभी सॉल्यूशन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, हमारे मेटल इलेक्ट्रोड पे प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इस फिनोमिना को बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक चार्ज डबल लेयर बन गई, चार्ज की क्या हो गई, डबल लेयर बन गई, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की एक लेयर बन गई। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डबल लेयर। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डबल लेयर। क्या बन गई बच्चों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन गई चार्ज की। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन गई। और इस इलेक्ट्रिक डबल लेयर के कारण इस इलेक्ट्रिक, अब यहाँ पे एक बात और समझो आप, ये प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, दो चार्ज, क्या बोला मैंने, दो चार्ज जब आपस में एक डिस्टेंस से सेपरेट रहते हैं, जब दो चार्ज एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे सेपरेट रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, तो इन दोनों के कारण, ये सेपरेशन के कारण, व्हेन टू चार्ज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, तो इस सेपरेशन के कारण उन पे एक पोटेंशियल जनरेट होता है बच्चों। इस इलेक्ट्रिक डबल लेयर, या फिर हम कह सकते हैं चार्ज सेपरेशन जो हो रहा है, इसके कारण एक पोटेंशियल जनरेट होता है, और उस पोटेंशियल को ही हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोड पे ही तो जनरेट हुआ है, ये जो
ये इलेक्ट्रोड जो था, तो ये जो पोटेंशियल है किस पे जनरेट हुआ है, एक इलेक्ट्रोड पे जनरेट हुआ है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डबल लेयर के कारण ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर और चार्ज सेपरेशन बिटवीन किस के बीच में चार्ज सेपरेशन हुआ, इलेक्ट्रोड एंड ये जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में चार्ज सेपरेशन के कारण जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये फिनोमेना हमें समझ में आया, ये क्या बन गई, हमारी इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन गई। ठीक है, इसी को देखो यहाँ पे बन गया। चलो इसको लिख लेते हैं पहले, देखो इसको, इस फिनोमेना को समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे वाला फिनोमेना देखते हैं। देखो ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, ऐसे रिडक्शन भी हो सकता है, तो उसको आगे देखते हैं। पहले इतना लिख लो, आप लिखो, फर्स्ट वाला केस क्लियर हो गया। सेकंड वाले केस में लिखो, पहले ये डायग्राम बना लो आप, सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाओ और फिर लिखो। हाँ सिर्फ, हाँ ये वाला डायग्राम बनाना है और फिर लिखो। लिखो मेटल एटम, क्या हो रहा है, ये मेटल एटम ऑफ इलेक्ट्रोड, मेटल एटम ऑफ इलेक्ट्रोड लॉस इलेक्ट्रॉन, मेटल एटम ऑफ इलेक्ट्रोड लॉस इलेक्ट्रॉन and change into metal ion M plus N, metal ion M plus N, change into metal ion M plus N, that is हो क्या रहा है, ये ऑक्सीडेशन, that is oxidation take place, that is ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ये डायग्राम बना के हमने ये लिख दिया, दैट इज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। अब देखो ऑक्सीडेशन करवा दिया हमने, अब लिखो आगे, नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करो। ये रिएक्शन जरूर लिख लेना। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हुआ, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन आई कहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई, कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे जा रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड पे जा रहे हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, द इलेक्ट्रॉन accumulate on the metal electrode, the electron accumulate on the metal electrode due to which a negative charge is developed on electrode, due to which a negative charge is developed on electrode. Negative charge is developed on electrode with respect to electrolyte solution, with respect to electrolytic solution, with respect to electrolytic solution. बना सकते हैं, ये समझ लेना। इलेक्ट्रिक डबल लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू विच, ये डायग्राम बना लो चार्ज सेपरेशन का। बना लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए ये हमारा सेकंड केस हो गया। थर्ड केस की तरफ मूव करते हैं हम। इसमें हमने इलेक्ट्रिक डबल लेयर बनाई और इसी कारण पोटेंशियल भी जनरेट हुआ, उसको हम आगे लिखते हैं। पहले हम एक और केस देख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे उसको भी। चलिए देखते हैं, थर्ड फिनोमेना देखते हैं बच्चा। चलो देखो ये हमारा क्या बनाया हमने, कंटेनर बनाया और इसमें ये हमारा इलेक्ट्रोड था मेटल का। इस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है बच्चों, M+N आयन प्रेजेंट है और ये जो है हमारा मेटल का इलेक्ट्रोड था। अब देखो क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखो क्या हो सकता है कि ये जो मेटल आयन है ये
इस मेटल पर से इलेक्ट्रॉन गेन करें। भाई हम पहले जानते हैं कि भाई मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो मेटल आयन है हो सकता है कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करें और इसी मेटल पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएं। यस और नो, इसी मेटल पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएं। अब देखो ये जो मेटल है इसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन जो थे उनको तो इसने गेन कर लिया, तो अब बचे क्या, सिर्फ मेटल आयन बचे, M+N बचे। भाई ये जो मेटल थी उसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो ये जो सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट थे उन्होंने ले लिया, तो इस इलेक्ट्रोड पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ मेटल का आयन बचा, पॉजिटिव आयन बचा। इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। समझो देखो क्या हो रहा है कि ये जो मेटल आयन था हमारे पास, किसमें था, ये सॉल्यूशन में जो मेटल आयन था उसने मेटल पर से इलेक्ट्रॉन गेन किए और कन्वर्ट हो गया किसमें, मेटल में कन्वर्ट हो गया। मेटल में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ इस मेटल पे क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिए हैं, तो ये जो मेटल आयन था किसमें कन्वर्ट हो गया, मेटल प्लस आयन, मतलब प्लस चार्ज इस मेटल पे जनरेट हो गया। और ये फिनोमिना क्या हो गया भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का गेन ही क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन हो गया। अब इस रिडक्शन के कारण क्या हो रहा है कि ये जो हमारी मेटल का जो इलेक्ट्रोड है ये तो कैसा हो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है, और जो सॉल्यूशन है वो कैसा चार्ज हो जा रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या हो गई, एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर क्या हो गई, जनरेट हो गई। यहाँ पे भी क्या हो गई, हमारी एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर यहाँ पे भी हमारी क्या हो गई, एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर जनरेट हो गई। मतलब यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन हो गया, और अगर चार्ज सेपरेशन हो गया तो क्या डेवलप होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चार्ज सेपरेशन हो गया, और चार्ज सेपरेशन से हमेशा क्या डेवलप हो जाता है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। उसी पोटेंशियल को तो हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर और चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड केस था। चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, दोनों में ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक डबल लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, और चार्ज सेपरेशन के कारण क्या जनरेट हो रहा है, एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो लगाओ थर्ड केस बनाओ। पहले ये डायग्राम बनाओ और फिर लिखेंगे, वीडियो को पॉज करके आप ये डायग्राम बनाओ और फिर लिखो M+N मतलब ये वाला जो आयन है M+N आयन, M+N आयन कैन गेन इलेक्ट्रॉन, you can write like can gain electron and change into metal, that is reduction take place, क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन, that is reduction take place। अब ये डायग्राम बना लो और लिखो फिर ड्यू टू दिस the electrode acquire positive charge with respect to the solution, the electrode acquire positive charge with respect to the solution and the electric double layer is formed, due to charge separation, तो चार्ज सेपरेशन के कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन गई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब लिखो नेक्स्ट लाइन से लिखो कि इस इलेक्ट्रिक डबल लेयर के कारण एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो क्या हो रहा है, लिखो आगे, इन बोथ द केस देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, between
there is a charge separation between metal and its solution. Metal and its solution. There is a charge separation between metal and its solution. And due to this charge separation, charge separation, electrode potential generate, and due to this charge separation electrode potential is generate. And due to this इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जनरेट। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखो आप, नेक्स्ट लाइन से लिखो, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लिखते हैं। लिखो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड between metal and its ion is called electrode potential, और देखो इसी को हम देखो एक तरीके से और भी डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, देखो बच्चों, एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये मेटल या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है यहाँ से सॉल्यूशन से, या तो ये जो सॉल्यूशन में जो मेटल आयन है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, या फिर ये जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है। मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं। तो किसी भी मेटल की टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होगा, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, या फिर इसी को हम एक अलग तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये कब होगा इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस, जब उस मेटल को हम उसी के मेटल आयन के साथ कांटेक्ट में रखेंगे। तो लिखो ये डेफिनेशन, द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल to lose or gain electron, when it is placed in contact with its ion, is called electrode potential, अब देखो लिखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नोट। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होता है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, जैसे कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है हमारे पास, टेम्परेचर की स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 273 केल्विन, और अगर रूम टेम्परेचर की बात कर लें हम तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। प्रेशर कितना होना चाहिए हमारे पास 180 m प्रेशर होना चाहिए। और अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 1 मोल पर लीटर। 1 मोलर हमारे पास क्या होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन, इन कंडीशन में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो लिखो इसमें द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
The electrode potential measured in standard condition are called standard electrode potential और लिख लो बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती हैं? टेम्परेचर ये होना चाहिए, प्रेशर ये होना चाहिए और कंसंट्रेशन ये होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।